नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीएसपी सांसद दानिश अली के मामले में सामने आई सच्चाई की, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से फंसी बीजेपी की। बात करेंगे क्यों पीएम मोदी अपनी सरकार की ही नहीं बता पा रहे हैं उपलब्धियां, मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी के प्लान की। साथ ही जानेंगे राजस्थान में बीजेपी के सहयोगी क्यों बने, उसकी परेशानी। साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एनजीओ की फंडिंग पर सरकार की नजर की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीआईडी ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को किया हुआ है गिरफ्तार। महिला आरक्षण बिल का जिक्र कर शरद पवार ने कसा तंज, शायद पीएम मोदी को मालूम नहीं कि महाराष्ट्र देश में पहला राज्य था जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए टाली सुनवाई। हिंदू पक्ष की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं, इसी को लेकर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 65,945 पर बंद। निफ्टी 9 अंकों की गिरावट के साथ 19,664 पर बंद। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में दानिश अली पर अपशब्द की बौछार करने वाले बीजेपी सांसद रमेश भेदुड़ी पर कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। सिर्फ नोटिस और चेतावनी से ही काम चलाया जा रहा है। दूसरी ओर दानिश अली पर जरूर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद दानिश अली पर भी अब तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। संसद के विशेष सत्र में 21 सितंबर को लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उससे देश शर्मसार हो गया। बीजेपी सांसद रमेश भेदुड़ी बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आप जानते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही लाइव होती है, ऐसे में तुरंत ही रमेश भेदुड़ी का वीडियो वायरल हो गया। भेदुड़ी पर कार्रवाई की मांग हुई तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जता दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने भी चेतावनी से काम चला लिया और विपक्ष की ओर से ज्यादा दबाव पड़ा तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोटिस जारी कर दिया। कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई, उल्टा दानिश अली पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगा दिया कि दानिश ने पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसे में आइए पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि जब रमेश भेदुड़ी लोकसभा में दानिश को अपशब्द बोल रहे थे तब दानिश अली क्या कह रहे थे। Rule. Sir, honorable member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? If terrorist can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, How can he be allowed to say this? Viduri, तो आपने देखा, दानिश अली चेयर से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। संसद में कोई इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है। यानी बीजेपी ने जो आरोप दानिश अली पर लगाए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं। लोकसभा के अंदर के कैमरे ही इसकी गवाही दे रहे हैं। सवालों में बीजेपी है, उसके नेता हैं, रमेश भेदुड़ी हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भेदुड़ी को आखिर बचाया किसके इशारे पर जा रहा है। सच्चाई सामने है, अब बीजेपी क्या करेगी। वैसे संसद में ही नहीं, बीजेपी सड़क पर भी फंसी हुई है और इसका असर विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने अपने 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद मैदान में उतार दिए, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इनमें कई नाम चौंकाने वाले हैं। पार्टी ने 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। इसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी, प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर और फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास रक्षित सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं तीसरी सूची में हाल ही में दल बदल कर बीजेपी में शामिल होने वाली मोनिका भट्टी को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की दूसरी और तीसरी सूची में सांसद, मंत्री और दल बदलू उम्मीदवार ही दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमपी में बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है और ना 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम।
वैसे बीजेपी की लिस्ट में एक नाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी है, जो इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की दूसरी सूची में शामिल इन दिग्गजों के नाम ने भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान अब सीएम रेस से पूरी तरह से बाहर माने जा रही हैं। ये तय माना जा रहा है कि अगर बीजेपी हारी तो हार की पूरी जिम्मेदारी शिवराज के सिर पर रख दी जाएगी। अगर जीत गई तो फिर शिवराज की जगह दूसरे चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। मुश्किल में बीजेपी ही नहीं बल्कि पीएम मोदी भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनकी सरकार जो भी योजना लाई वो फेल हो गई। ऐसे में अब चुनाव प्रचार में पीएम मोदी भी जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं गिना पा रही हैं, सिर्फ कांग्रेस को ही कोसते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन ये दांव भी कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने पीएम को घेर लिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान जल्दी ही होने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता बचानी है तो उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की परीक्षा है। बीजेपी के लिए प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है, लेकिन पीएम मोदी के पास गिनाने को अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं मिल रही हैं। इसीलिए वो अपने भाषण की शुरुआत से लेकर आखिर तक कांग्रेस का ही नाम लेते हुए दिखाई देते हैं। पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत कांग्रेस से होती है और कांग्रेस पर आकर खत्म होती है। मोदी ने 25 सितंबर को मध्य प्रदेश की रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम कांग्रेस का ही नाम लेते रहे। साफ है कि उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने नोटबंदी जैसे फैसलों की आलोचना करते हुए आगे कहा कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। आरएसएस की शाखा में कुछ तो है जहां ऐसे ऐसे नमूने आते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के कांग्रेस को महिला विरोधी बताने पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि 1989 में राजीव गांधी की ओर से लाया गया महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से इसीलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और राम जेठमलानी जैसे बीजेपी नेताओं ने इसके खिलाफ वोट किया। पीएम मोदी की छवि ऐसी हो गई है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो झूठ ही होगा। जब पीएम बचपन में शाखा में जाते थे तब इंदिरा गांधी ने देश की महिला पीएम के रूप में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये लोग बृजभूषण को निकाल नहीं पाए और महिला अधिकारों की बात करते हैं। जिस अजित पवार को जेल भेजने की बात करते थे अब साथ बैठकर बजट बनाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सूची पर पवन खेड़ा ने कहा, कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव से पहले ही नतीजे जाहिर हो गए हैं। हिमाचल, कर्नाटक के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जीत रही है। बीजेपी के पास अपने काम गिनाने को नहीं है, लेकिन कांग्रेस जरूर 70 साल की अपनी उपलब्धियां गिना रही है। और अब कांग्रेस के प्रचार को और तेज धार देने के लिए राहुल गांधी भी मैदान में उतर रहे हैं। तो क्या है राहुल का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई राहुल गांधी की रैली की सफलता के बाद कांग्रेस ने अब राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारने का खास प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत राहुल गांधी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां प्रदेश भर में कांग्रेस ने तेज कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन 5 अक्टूबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिससे राज्य में दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राओं की सफलता के बाद अब बारी 7 विभिन्न क्षेत्रों में रैलियों की है और 7 दिग्गज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस महीने के अंत में मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 30 सितंबर को शाजापुर जिले के काला पीपल में बड़ी सभा करेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पहली जनसभा होगी। इससे पहले पिछले साल के आखिर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी, जिसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी थी। और अब राहुल गांधी के दौरे के कार्यक्रम तय होने के साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब मध्य प्रदेश में पार्टी जल्दी ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। यानी अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान राहुल गांधी संभाल रहे हैं। राहुल की रणनीति से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के सहयोगी दलों की रणनीति ने राजस्थान में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर ली है। तो क्या है खबर जिससे मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, आइए देखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने उसकी मुसीबत को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना और जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। अगर बीजेपी गठबंधन करेगी तो ठीक, नहीं तो वो ही भुगतेगी। शिंदे सेना की ओर से साफ कर दिया है कि कांग्रेस छोड़कर उसकी पार्टी में आने वाले राजेंद्र गूढ़ा को वो टिकट देगी।
वो एनडीए उम्मीदवार होंगे। तो दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि गूढ़ा से बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी की ओर से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। ये तय माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के नेता जेजेपी और शिवसेना दोनों से ही गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। दरअसल शिवसेना करीब 10 सीटों पर बीजेपी से गठबंधन करना चाहती है। बीजेपी इतनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी भी 30 सीट की मांग कर रही है, जबकि दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में ही जेजेपी से गठबंधन तोड़ने की तैयारी कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी अलग हो जाएंगे। जबकि पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे पर जरूर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राजस्थान चुनावों से दूर रहें, लेकिन शिंदे के तेवर भी बता रहे हैं कि अगर बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी तो शिवसेना राजस्थान में चुनाव जरूर लड़ेगी। यानी एक और इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है तो वहीं एनडीए गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए चारों ओर से मुश्किलें दिखाई दे रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ऐसी खबर आई है जो बीजेपी के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकती है। दरअसल मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो क्यों मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका, देखिए ये रिपोर्ट। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। इससे पहले बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला अदालत मथुरा से अपने पास स्थानांतरित करा लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में जन्मभूमि विवाद से जुड़ी सभी याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित कराई थी। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर यह फैसला दिया था जिसमें मांग की गई थी कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण राजस्थान की है। वहीं 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष की मांग है कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह ईदगाह सही जगह पर है, कोई अवैध तरीके से नहीं बनाया गया है। हालांकि देखना होगा कि 3 अक्टूबर को इस मामले की क्या सुनवाई होनी है, क्या फैसला आता है, ये देखना होगा। मथुरा विवाद के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। आज पीएम मोदी ने 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे और कहा कि ये सब आपको आपकी मेहनत से मिला है। तो सब कुछ तो मेहनत से ही मिलता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें किस्मत से मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन की आखिर में बात एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर नकेल कसने की मोदी सरकार की तैयारी की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी अंशदान विनियमन यानी कि एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को देश और विदेश दोनों ही जगह से आर्थिक मदद मिलती है। मदद चंदे के रूप में आती है और अब सरकार ने विदेशी मदद पर नजर रखने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए के तहत पंजीकृत एनजीओ को अब विदेशी फंड से बनाई गई चल और अचल संपत्तियों की जानकारी देनी होगी। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इन संशोधनों के बाद विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ को एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होना होगा और उन्हें अपना वार्षिक लेखा जोखा दाखिल करना होगा। गृह मंत्रालय ने उन संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस की वैधता को भी बढ़ाने का फैसला किया है जिनके लाइसेंस
30 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं या फिर उनका नवीनीकरण लंबित है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में एनजीओ को 55,449 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। इसका लक्ष्य ये है कि विदेशी फंडिंग के नियमों का सख्त पालन किया जाए और गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन का सही इस्तेमाल करने के लिए जवाबदेह बनाया जाए। गृह मंत्रालय ने 2019 और 2022 के बीच एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड या पूर्व अनुमति प्राप्त 335 एनजीओ और एसोसिएशन का ऑडिट किया। मंत्रालय ये देखना चाह रहा था कि क्या इसके जरिए विदेशी फंडिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। सरकार ने विदेशी धन हासिल करने और इस्तेमाल करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को जवाबदेह बनाकर एफसीआरए नियमों को सख्त कर दिया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के जरिए मालूम होता है कि एनजीओ को पिछले 3 सालों में 55,449 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।